महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक घमासान पर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि वो जिस दिन चाहे राज्य में अपने विधायकों की संख्या बढ़ा लेंगे। दरअसल शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा था कि विपक्ष के 105 विधायक हैं और हमारे पास 170। अगर हमारे पास 200 हो जाए तो विरोधी सरकार को दोषी नहीं माने। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बीजेपी से कोई विधायक टूटने वाला नहीं है। एमएलसी चुनाव में सरकार को डर था कि उनके वोट टूटेंगे। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बीजेपी देश में राज करने वाली पार्टी है। दूसरे राज्यों में हमारी सरकार है, यहाँ पर विपक्ष में होकर भी इन तीनों पार्टियों से दोगुनी सीटें हमारे पास है। शिवसेना को अपनी चिंता करनी चाहिए, हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच चल रही आपसी खींचतान पर भी निशाना साधा। महाराष्ट्र सरकार के सहयोगी दलों में रार का जिक्र करते हुए पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार में खटपट है। पृथ्वीराज चव्हाण या कांग्रेस के नेताओं का बयान देख लीजिए, एनसीपी के कुछ नेताओं का बयान देख लीजिए। शिवसेना के अंदर बहुत असंतोष है। सीएम उद्धव ठाकरे को पूर्व सीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि वो शिवसेना के गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं और महाराष्ट्र सरकार कोरोना के मामलों को छिपाने के लिए लोगों का ध्यान भटका रही। एक तरफ बीजेपी और एनसीपी के वरिष्ठ नेता राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर रहे हैं और दूसरी तरफ पूर्व सीएम दावा कर रहे हैं कि वो जब चाहे विधायकों की संख्या बढ़ा लेंगे। तो क्या ये माना जाए कि महाराष्ट्र में फिर कुछ खेल होने वाला है? चीन के चाल में फंसकर नेपाल ने अपने नक्शे में बदलाव किया और भारत के कुछ हिस्सों को भी उसमें शामिल कर लिया, लेकिन इस बदलाव को अपने संसद में भी मंजूरी नहीं दिला सका। भारत ने जब नेपाल पर शिकंजा कसना शुरू किया तो अब उसकी सारी हेकड़ी निकल गई है। अब वो भारत से बातचीत करने को बेताब है, भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन भारत ने साफ साफ कहा है कि इस पूरे मामले से दोनों देशों के बीच विश्वास का संकट पैदा हुआ है। बातचीत के लिए नेपाल को पहले भारत का विश्वास जीतना होगा। नेपाल कालापानी सीमा के मुद्दे पर विदेश सचिव स्तर की बातचीत पर जोर दे रहा है और साथ ही नए नक्शे को मंजूरी दिलाने के लिए संविधान में संशोधन की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत का कहना है कि बातचीत के लिए नेपाल को विश्वास और भरोसे का माहौल तैयार करना होगा। नेपाल में केपी ओली सरकार नए नक्शे को मंजूरी दिलाने के लिए अब तक संसद में विधेयक पेश नहीं कर पाई है। नेपाल की मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस ने इस पर और समय की मांग की है, जबकि मधेशी समुदाय ने मांग की है कि प्रस्तावित संशोधन में उनकी मांगों का भी समाधान किया जाए। दरअसल भारत ने जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद पिछले साल नवंबर में नया नक्शा जारी किया था। नेपाल तभी से कालापानी के बारे में बातचीत पर जोर दे रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और रामपुर से मौजूदा सांसद आजम खां की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जेल में बंद आजम खां को यूपी सरकार ने एक और बड़ा झटका दिया है। जौहर ट्रस्ट को रामपुर पब्लिक स्कूल के मुतवल्ली पद से हटा दिया गया है। वहीं उनका रामपुर पब्लिक स्कूल भी गिराया जा सकता है। आरोप है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जौहर विश्वविद्यालय और रामपुर स्कूल की बिल्डिंग खड़ी की। जौहर विश्वविद्यालय के अंदर काफी जमीन पर कब्जा किया गया था, जिसे प्रशासन पहले ही मुक्त करा चुका है। रामपुर पब्लिक स्कूल को आजम खान ने यतीमों को बेघर करके वक्फ 157 में स्कूल के नाम पर बिल्डिंग खड़ी की थी। जौहर ट्रस्ट को वक्फ संख्या 157 की मुतवल्ली के पद पर रखा गया था। उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जौहर ट्रस्ट को इस पद से हटा दिया है। कहा गया है कि यतीम खाना की भूमि से 26 लोगों को बेघर कर ट्रस्ट ने रामपुर पब्लिक स्कूल का निर्माण किया था। इसे वक्फ बोर्ड ने वापस ले लिया है। उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि वक्फ की ये संपत्ति आजम खां के जौहर ट्रस्ट ने कब्जा की थी, इसीलिए ट्रस्ट के अधिकार सीज किए जाते हैं। जब तक बोर्ड को कोई स्थायी मुतवल्ली नियुक्त नहीं होता, तब तक बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी जुनैद खान वक्फ की संपत्ति के प्रशासन होंगे। इससे पहले सांसद आजम खान, उनकी पत्नी विधायक डॉक्टर तंजीन फातिमा और उनका बेटा अब्दुल्ला बीते लगभग 3 महीने से जेल में बंद है। तीनों को सीतापुर जेल में रखा गया है। तीनों के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं और कई मामलों में 70 से ऊपर केस दर्ज है। वहीं यूपी सरकार अब जौहर विश्वविद्यालय को भी अपने कब्जे में लेने पर विचार कर रही है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत के अंदरूनी मामलों में घुसने की उसकी पुरानी आदत है और उसे बार बार भारत से लताड़ मिलती ही रहती है।
लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं लेता है। उसके पालतू ऐसे हैं जो बार बार भारत के मामलों में दखल देते हैं। राम मंदिर पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तब भी पाकिस्तान ने भारत के मामलों में आपत्ति जताई थी और भारत ने उसे एक बार फिर आईना दिखाया है। राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने पर दिए उसकी आपत्ति को सिरे से खारिज कर दिया। दरअसल पाकिस्तान ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू किए जाने की आलोचना की थी। भारत ने सख्त लहजे में कहा कि इस मामले से इस्लामाबाद का कोई सरोकार नहीं है और ये भारत का आंतरिक मामला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि हमने एक ऐसे मामले पर पाकिस्तान का एक बेतुका बयान देखा है जिसमें उसका कोई लेना देना नहीं है। अपने रिकॉर्ड को देखते हुए पाकिस्तान को अल्पसंख्यकों का उल्लेख करने पर तो शर्मिंदा होना चाहिए। आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने बुधवार रात एक बयान में कहा कि ऐसे में जब पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही है, तब आरएसएस बीजेपी गठजोड़ हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। उसने कहा कि अयोध्या में ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद स्थल पर 26 मई 2020 को मंदिर निर्माण की शुरुआत इस दिशा में एक और कदम है तथा पाकिस्तान की सरकार और लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं और इस पर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है और पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों में नहीं बोलने की सलाह दी है। महाराष्ट्र में एक तरफ राजनीतिक संकट और दूसरी तरफ कोरोना से हाहाकार है। सीएम उद्धव ठाकरे से राज्य नहीं संभल रहा है। कोरोना से महाराष्ट्र का बुरा हाल है। ऐसे में सीएम उद्धव ठाकरे पहले ही घिरे हुए हैं। कांग्रेस से लेकर एनसीपी तक सब उनके खिलाफ हो गए हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार कोरोना से बिगड़े हालात को लेकर राज्यपाल से भी मुलाकात कर चुके हैं। अब एनसीपी प्रमुख ने महाराष्ट्र को बचाने के लिए पीएम मोदी से गुहार लगाई है। दरअसल कोरोना वायरस महामारी के कारण महाराष्ट्र का रियल एस्टेट सेक्टर पूरी तरह से बंद है। ऐसे में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर चिंता व्यक्त करते हुए रियल एस्टेट सेक्टर की बिगड़ी स्थिति सुधारने के लिए मदद मांगी है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र के रियल एस्टेट सेक्टर की बदहाली की स्थिति से पीएम मोदी को अवगत कराया है। पवार ने खत में लिखा है कि मजदूरों की कमी, बिक्री और काम पर रोक होने के कारण रियल एस्टेट सेक्टर को बीते 3 महीने से भारी नुकसान हो रहा है। पवार ने पीएम मोदी से रियल एस्टेट सेक्टर में तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह करते हुए मदद मांगी है। इस बीच कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी पीएम मोदी को इस संदर्भ में खुला खत लिखा है और रियल एस्टेट सेक्टर का समर्थन और तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की है। आपको बता दें कि इससे पहले शरद पवार ने महाराष्ट्र के किसानों की मदद को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा था। महाराष्ट्र के हालात ऐसे हैं कि गठबंधन सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। इससे पहले सीएम उद्धव ठाकरे भी मोदी से मदद मांग चुके हैं। वहीं विपक्ष बार बार मांग कर रहा है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर नई बहस को हवा दे दी है। बीजेपी नेता ने ट्वीट कर कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 30 ने समानता के अधिकार को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। कैलाश विजयवर्गीय ने अपने ट्वीट में लिखा कि देश में संवैधानिक समानता के अधिकार को आर्टिकल 30 सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ये अल्पसंख्यकों को धार्मिक प्रचार और धर्म शिक्षा की इजाजत देता है जो दूसरे धर्मों को हासिल नहीं है। जब हमारा देश धर्मनिरपेक्षता का हिमायती है तो इस अनुच्छेद की क्या जरूरत है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने का अधिकार प्राप्त है। संविधान का ये अनुच्छेद कहता है कि सरकार मदद देने में किसी भी शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है कि वो अल्पसंख्यक प्रबंधन के अधीन है। कैलाश विजयवर्गीय के इस ट्वीट पर कांग्रेस नेता के मिश्रा ने पलटवार किया है। के मिश्रा ने भी ट्वीट किया कि देश दुनिया में कोरोना के कारण इंसानियत खतरे में है। ऐसे में बीजेपी का आर्टिकल 30 हटाने का प्रायोजित खेल। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आर्टिकल 30 हटाने का माहौल बना रही है और ये इसकी शुरुआत है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बस पॉलिटिक्स पर कांग्रेस विधायक ने आवाज उठाई थी, लिहाजा कांग्रेस ने तुरंत कार्रवाई की और विधायक को सस्पेंड कर दिया। अब रायबरेली से विधायक अदिति सिंह ने भी कांग्रेस से अपना नाता तोड़ लिया है और जल्द ही वो कांग्रेस को बड़ा झटका देने जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक अदिति सिंह बीजेपी ज्वाइन करने जा रही हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन पार्टी ने उन्हें जिस तरह से बेदखल किया है, अब वो योगी के शरण में ही जाएंगी।
इससे पहले अदिति सिंह ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से कांग्रेस का नाम हटा दिया है। उधर कांग्रेस का नाम हटते ही अदिति सिंह की आईडी से ब्लू टिक का मार्क भी हट गया है। दरअसल कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही बस पॉलिटिक्स में अदिति सिंह ने ट्वीट करके अपनी ही पार्टी को निशाने पर लिया था और योगी सरकार की तारीफ की थी। ये बात कांग्रेस को रास नहीं आई और पार्टी से उन्हें निलंबित कर दिया गया था। विधायक अदिति सिंह ने कांग्रेस पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाए जाने पर कहा था कि वो पार्टी के इस फैसले का स्वागत करती हैं। बता दें कि अदिति सिंह पर कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियां करने का आरोप लगाया था और कारण बताओ नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा था। फिलहाल वो पार्टी और पार्टी की महिला विंग के पदाधिकारी के पद से निलंबित हैं। ऐसे में अदिति सिंह के ट्विटर अकाउंट से कांग्रेस का नाम हटाते ही उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट शुरू हो गई है और जल्द ही बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।